तो हम देखेंगे कि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इसमें ये ब्रह्मांड को देखा जा सकता है कि ब्रह्मांड का जो 96 वाला पार्ट है, जो ब्रह्मांड का 96% वाला पार्ट है, वो पार्ट कौन सा है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में। केवल 4% पार्ट को ही हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे आकाश गंगा की। बात करेंगे हम लोग आकाश गंगा की। तो आकाश गंगा हमारी क्या है? क्या है आकाश गंगा? आकाश गंगा, जैसा कि आप देख सकते हो, आकाश गंगा विशाल तारों का, धूल की कणों का एक समूह है। आकाश गंगा जैसे आप सुनते होंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है आकाश गंगा, तो आकाश गंगा, इसमें शब्द आए गंगा। जैसे गंगा क्या होती है? जैसे अपनी नदी है, गंगा की नदी क्या है? गंगा नदी है। गंगा नदी इस तरीके होती है, बहती हुई फॉर्म में। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या, जल बहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है ना, आकाश गंगा में क्या होगा, ये असंख्य तारे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे तारे होंगे जो इस तरह से बहते हुए नजर आएंगे। तो आकाश गंगा क्या है? विशाल तारों के समूह है। अब इसको चित्र के द्वारा हम समझ रहे हैं। तो आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा, आकाश गंगा गैस, आकाश गंगा गैस, धूल और अरबों सितारों और उनके सौर मंडलों का एक विशाल संग्रह है। तो आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा गैस, धूल और अरबों सितारों, आकाश गंगा गैस, धूल और अरबों सितारों और उनके सौर मंडलों का, और उनके सौर मंडलों का एक विशाल संग्रह है, जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक आकाशगंगा उन्हें पूरी तरह से धारण करती है। बात को समझना, ये आकाशगंगा में सारी चीज़ें व्यवस्थित कैसे रहती हैं? जैसे एक बाल्टी में पानी व्यवस्थित कैसे रहता है, बाल्टी पानी को धारण करता है, ठीक प्रकाश क्या है, इसी प्रकार आकाशगंगा किसको धारण करती है? आकाशगंगा धूल के कणों को, आकाशगंगा धूल के कणों को, गैस को, अरबों सितारों को, गैस, धूल के कणों को और अरबों सितारों को तथा उसके सौर मंडलों को एक साथ धारण करती है। किससे? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा आकाशगंगा इन सभी को धारण करती है। एक आकाशगंगा में क्या क्या होता है? गैस होता है, धूल होता है, अरबों सितारे होते हैं और उनके सौर मंडल होते हैं। इनका संग्रह आकाश गंगा कहलाता है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें एक केंद्रीय बल्ज एवं 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा, अगर इसको हम चित्र के द्वारा समझाना चाहें तो इसके असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, यानी ऐसे एक विशाल आपको दिखेगा और इसके चारों तरफ ऐसे बल्ज बना हो। बल्ज के चारों ओर क्या होगा? घूर्णन क्या होगा? भुजाएं होंगी। अगर घूर्णन भुजाओं की बात करें, देखिए ये आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा है। एक आकाश गंगा में ये क्या है? गैलेक्टिक डिस्क है। क्या है ये? गैलेक्टिक डिस्क है। और ये डिस्क क्या कहलाती है? इसकी भुजा कहलाती है। देखिए ये इस तरह की भुजा बनी हुई है, एक भुजा ये बनी हुई है, एक भुजा ये बनी हुई है और एक भुजा ये बनी हुई है। तो इस तरीके क्या है? राउंड कर रही। और ये जो बीच में देखिए, जो बीच का भाग है, जो केंद्र का भाग है, ये क्या कहलाता है? बल्ज कहलाता है। ये केंद्र का भाग क्या कहलाता है? बल्ज कहलाता है। और ये वाला जो भाग होता है, ये क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। तो आकाश गंगा किससे? भुजा और बल्ज से मिलकर बनी होती है। और इसके आसपास का जो मैटर है, देखिए इसके बाद में जो आपको दिख रहा है क्या? डार्क मैटर है। कुछ ना कुछ तो है ना। अब ये ऐसी आकाश गंगा पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी होती हैं। जैसे एक आकाश गंगा का चित्र है, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें तो कितनी आकाश गंगाएं हैं? तो असंख्य आकाश गंगाएं हैं। ठीक है। तो आप नोट करिएगा, बल्ज आकाशगंगा केंद्र को कहा जाता है। बल्ज किसे कहा जाता है? तो आप नोट करिएगा कि बल्ज किसे कहा जाता है। जो बल्ज है, बल्ज आकाश गंगा के केंद्र को कहा जाता है। आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। अभी हमने आपको ऐसे दिखाया,
जो बीच में था ये क्या था, बल्ज था। और बल्ज में क्या होता है, इसमें सारे जो संकेंद्रण के रूप में तारे होते हैं, पास पास तारे होते हैं, इस वजह से यहाँ पर प्रकाश बहुत अधिक होता है। इस तरीके से अब क्या है, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे। इसके द्वारा मैंने आपको समझाया कि क्या है, ये बल्ब है, ये क्या है, ये इसकी भुजा है, और उसके आसपास का जो चीज़ है वो डार्क मैटर है, ब्रह्मांड में डार्क मैटर। अब जहाँ हम बात करते हैं आकाश गंगा के, तो आप डाटा आप नोट कर सकते हो कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। पॉइंट बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट पेपर में आने वाले हैं कि ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। दूसरा पॉइंट है, हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति सर्पिल है, जिसका एक बड़ा केंद्र है और उस केंद्र से निकलती हुई कई वक्र भुजाएं हैं। अगर हम इसका कहेंगे सर्पिल, तो आकृति सर्पिल का मतलब होता है, जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग होती है, इस तरीके से स्प्रिंग होती है। अगर आपने कई खंड के मकान देखे हों, तो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, इस तरीके से खंड में मकान आपको दिखाई देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम इनको आकाशगंगा, तो हमारी आकाशगंगा सर्पिल है, और सर्पिल के हम ये कह सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा में सूर्य है, उसके ऊपर एक फिर सूर्य है, उसके ऊपर फिर एक सूर्य है। इस तरीके से सूर्य तल के रूप में क्या होते हैं, कई तारे इस तरीके से आकाशगंगा में होते हैं। हमारा सौरमंडल, इसकी ओरेनियस सिग्नस भुजा, हमारा जो सूर्य है वो कहाँ पर है, अगर हम इस तरीके से इसको बना करके दिखाएं, तो आप ये देखिएगा कि अगर हमारा सूर्य है यहाँ पर है, तो जहाँ पर हमारा सूर्य है, इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को कहते हैं ओरायन सिग्नस भुजा। इस भुजा को कहते हैं ओरायन सिग्नस भुजा, ओरायन सिग्नस भुजा। ओरायन सिग्नस भुजा क्या कहते हैं, ओरायन सिग्नस भुजा। ओरायन सिग्नस भुजा कहाँ पर है, मिल्की वे में है, वहाँ पर हमारा सूर्य है। और इसी सूर्य के चारों तरफ 9-8 ग्रह हैं आपके, ये हमारा सौर परिवार है। यानी हम कहाँ पर हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि मिल्की वे आकाशगंगा में हम किस भुजा में हैं, तो किस में बताएंगे, ओरायन सिग्नस भुजा में। तो इस तरीके से पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट नोट करना चाहें तो वीडियो पुश करके आप नोट कर सकते हैं, आकाशगंगा के विषय में नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी भाग में स्थित है और आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। हमारा, लाइन समझिएगा, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी भाग में स्थित है। यानी ये जो हमने बोला ये आकाशगंगा है, इसको समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। अगर हम कहें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मिल्की वे है, और यहाँ पर इस भुजा में हमारा क्या है, सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ ही हम लोग होंगे, तो हमारा सूर्य कहेंगे सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी भाग में है और आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। ये केंद्र है, इसकी परिक्रमा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, उसी प्रकार क्या है, हमारा जो सूर्य है या सौरमंडल है, वो किसकी परिक्रमा कर रहा है, आकाशगंगा। किस आकाशगंगा की, मिल्की वे की। तो अब मिल्की वे की परिक्रमा कौन कर रहा है, हमारा सौरमंडल। अब सवाल उठेगा कि परिक्रमा करने में लगभग, यानी सौरमंडल को परिक्रमा, जो आकाशगंगा की परिक्रमा है, उसको करने में कितना समय लगता है, तो उसको करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। बेटा पॉइंट नोट कर लेना कि जो हमारा सूर्य है वो आकाशगंगा की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष। और बेटा हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में, लगभग 365 दिन में। यानी जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक इसी प्रकार सूर्य किसकी परिक्रमा करता है, आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य भी किसी की परिक्रमा करता है, जी हाँ, सूर्य किसकी परिक्रमा करता है, हमारा सूर्य
मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं ये क्या है, सोलर सिस्टम है। इस चित्र से समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा सूर्य है और सूर्य के बाद में ये हमारी पृथ्वी है और सारे ग्रह हैं। ये सौर परिवार है, हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक इसी प्रकार आप इस साइड में देखिएगा, ये अपना इसमें से प्लैनेट है पृथ्वी। अब ये क्या है, गैलेक्सी है। क्या है, गैलेक्सी है। ठीक है, इसको देखने का प्रयास करिए। यानी गैलेक्सी यानी आकाश गंगा है। आकाश गंगा को हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी मिल्की वे है। तो इस मिल्की वे में क्या होगा, यहाँ पर हमारा सूर्य होगा बाहरी भुजा में। ठीक है, तो ये क्या है, कई सन है और ये क्या है, बल्ज है। और इसके बीच में जो बल्ज है इसे हम मान सकते हैं ब्लैक होल। अत्यधिक आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ गई है, यहाँ तक कि प्रकाश भी, तो उसको वापस नहीं आ पाता है। इस तरीके से आप क्या देख सकते हो, गैलेक्सी। और गैलेक्सी में क्या है, सौर मंडल है। सौर मंडल कहाँ है, गैलेक्सी में। और गैलेक्सी में, सौर मंडल में क्या है, प्लैनेट होंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, गैलेक्सी। और ये कहाँ होगा सारा, ये ब्रह्मांड में होगा। तो अब आप अच्छे से समझ सकते हो, समझदार हो सभी लोग। अब कुछ डाटा है जो यहां देखने लायक है, यहां से नोट कर लीजिए। जो चीजें नहीं होंगी आपके लिए, किताबों में मिले या ना मिले एक अलग बात है, लेकिन यहां से आपको समझना होगा। प्राचीन भारतीय हिंदू ग्रंथों में हमारी आकाश गंगा को क्षीर कहा गया है। विष्णु जी कहाँ रहते थे, क्षीर सागर में रहते थे। तो अब आकाश गंगा यानी बहुत क्षीर, या और वहीं से हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, आप देखते हो विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है ना आकाश में। तो आकाश में क्षीर सागर, क्या बोला गया, क्षीर सागर। अब क्षीर सागर, क्षीर का मतलब क्या होता है, दूध होता है। और यहाँ पर प्राचीन भारतीय हिंदू ग्रंथों में हमारी आकाश गंगा को क्या कहा गया है, क्षीर कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, दूध होता है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को गैलेक्सी शब्द से मूलतः, जो अंग्रेजी भाषा है, हमारी प्राचीन भारतीय हिंदू ग्रंथों में हमारी आकाश गंगा को क्षीर कहा गया है। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के गैलेक्सी शब्द को मूलतः यूनानी भाषा के गाला शब्द से, किससे, गाला शब्द से। गाला शब्द किससे आया, गैलेक्सी। गैलेक्सी शब्द जो है मूलतः यूनानी भाषा के गाला शब्द से लिया गया। ठीक है, और हमारा जो क्षीर है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, दूध होता है। और इसका अर्थ भी क्या है, क्षीर। क्षीर का अर्थ दूध, और आप गैलेक्सी का मतलब क्या हुआ, गाला। और गाला का अर्थ क्या होता है, गाला का अर्थ भी दूध होता है। ठीक है, गाला का अर्थ भी क्या होता है, दूध होता है। इसके बाद उसी प्रकार मध्य एशिया के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हमारी आकाश गंगा के लिए राह ए सीरी शब्द, याद रखिएगा, राह ए सीरी शब्द का प्रयुक्त किया गया, जिसका अर्थ भी क्या है, दूध है। जिसका अर्थ भी क्या है, दूध है। वर्तमान में प्रयुक्त मिल्की वे शब्द का तात्पर्य दूध का मार्ग है। और हमारा कौन सी आकाश गंगा है, मिल्की वे। कौन सी है, मिल्की वे। इसका भी अर्थ क्या है, दूध का मार्ग है। क्योंकि हमारी आकाश गंगा ब्रह्मांड में एक सफेद दूध जैसी, मार्ग जैसी प्रतीत होती है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, मिल्की वे, दूध का मार्ग। तो हमारी आकाश गंगा क्या नाम है, मिल्की वे। ठीक है, इसी के साथ में आप नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। अभी तक ज्ञात सबसे छोटी आकाश गंगा, पॉइंट नोट करिएगा, अभी तक ज्ञात सबसे छोटी आकाश गंगा का नाम विलियमन 1 है। विलियमन 1 है, और यह हमारी आकाश गंगा से लगभग 1.20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 1.20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। कौन सी, जो सबसे छोटी आकाश गंगा है, जिसका नाम विलियमन 1 है, ये हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे से कितना दूर है, 1.20 लाख प्रकाश वर्ष। इस आकाश गंगा की खोज वर्ष 2004 में जर्मनी के एक खगोल शास्त्री दल द्वारा की गई, जिसका नेतृत्व निकोलस मार्टिन कर रहे थे। जर्मनी का जो एक दल था, खगोल शास्त्री दल, यानी कई खगोल शास्त्री थे, उनका समूह था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, निकोलस मार्टिन। 2004 में इसकी खोज की गई। तो इस तरीके आप और भी डाटा देख सकते हैं। एंड्रोमेडा, बहुत लोग
हमारी आकाशगंगा, यानी हमारी आकाशगंगा के पास में एंड्रोमेडा, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है कौन? एंड्रोमेडा। यानी मिल्की वे के सबसे नजदीक अगर कोई आकाशगंगा है तो उसका नाम है एंड्रोमेडा, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। कितना? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। लेकिन नवीन शोधों के अनुसार, ये तो पुराना डाटा हो गया आपका, ठीक है, ये अभी तक यही माना जाता था कि एंड्रोमेडा ही हमारे आकाशगंगा के सबसे नजदीक है। लेकिन नवीनतम शोधों के अनुसार, यानी जो नवीनतम खोज हुई है, केनिस मेजर डॉर्फ, क्या नाम है? केनिस मेजर डॉर्फ नामक आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम है, जिसकी दूरी 42,000 प्रकाश वर्ष है। कितना? 42,000। कहाँ? 2.2 मिलियन, यानी 42 लाख वर्ष आप प्रकाश वर्ष देख रहे हो, कहाँ? 42,000 प्रकाश वर्ष देख रहे हो। 2.2 मिलियन वर्ष और ये 42,000 प्रकाश वर्ष, कितने पास में हैं। तो अब अगर नवीनतम शोधों के अनुसार कहा जाए तो हमारी आकाशगंगा के नज़दीक जो आकाशगंगा है वो एंड्रोमेडा नहीं है, वो क्या है? केनिस मेजर डॉर्फ। कौन सी है? केनिस मेजर डॉर्फ। ठीक है, रट लीजिए डाटा ये, और इसे अपने साथ रख लीजिए, काम आने वाला है। इसके बाद में आप देखिए IC 1101 यानी IC 1101 आकाशगंगा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। कौन? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? IC 1101 11101 हमारी आकाशगंगा से 60 गुना, कितना? 60 गुना बड़ी है, और हमारी आकाशगंगा से इसकी दूरी 1 लाख बिलियन प्रकाश वर्ष है। 1 लाख बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कौन? जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है, जिसका नाम IC 1101 है। तो ये कुछ डाटा था, आप अपने साथ नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी डाटा है। इसके बाद में सबसे बड़ी आकाशगंगा IC 101, सबसे छोटी आकाशगंगा विलियम फर्स्ट, मिल्की वे से सबसे निकटतम आकाशगंगा केनियस मेजर डॉर्फ। ये पॉइंट हमेशा आपको याद रहने चाहिए पेपर के दृष्टिकोण से। और ये आपका फाउंडेशन है, ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच है, तो इसमें लगभग मैं डाटा का आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद आए, आपका काम का हो, कमेंट करना। दूसरा वीडियो चाहते हैं तो शीघ्र हमको कमेंट करके बोलिए कि सर दूसरा वीडियो चाहिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा ऐसे ही डाटा के साथ आपका दूसरा वीडियो आपको दूँ। अब बात आएगी निहारिका की। अब हम आकाशगंगा को कंप्लीट करने के बाद में बात करेंगे निहारिका। क्या है निहारिका? अब हम बात करेंगे निहारिका यानी नेबुला की। तो नेबुला क्या है? नेबुला यानी निहारिका। निहारिका ये आप कहिए धूल के बड़े बादल होते हैं। किसके? गैसों के बड़े बादल होते हैं। गैस और धूल के बड़े बादल होते हैं। इन्हीं से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है, इन्हीं से आप ब्रह्मांड का निर्माण भी कह सकते हैं। तो निहारिका क्या है? ये प्राथमिक है, ब्रह्मांड की प्राथमिक संकल्पना है निहारिका। और इस क्या है? ये कुछ और नहीं है, ये धूल के बड़े बड़े बादल हैं, धूल के और गैस के बड़े बड़े बादल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे ऐसे बना दें चारों तरफ, ये सब अगर इस तरीके से हम इसको बताने का प्रयास करें तो ये बड़े बड़े बादल जो धूल के हैं ये क्या हैं? ये निहारिका हैं। अब अगर इनको हम थोड़ा सा संघनित कर देंगे तो ये निहारिका ही क्या बनेंगी? बाद में संग्रहित हो जाएंगी और गैस के क्या बन जाएंगे? पिंड बन जाएंगे। और गैस के पिंड क्या बनेंगे? तारे बनेंगे। इस वजह से निहारिकाओं को क्या बोला जाता है? इस वजह से निहारिकाओं को बोला जाता है तारों की नर्सरी। तारों की नर्सरी आप ऐसे देख सकते हैं। ये क्या हैं? ये निहारिका हैं। क्या है? ये निहारिका हैं, धूल के बादल हैं। आप ऐसे देख सकते हो। आप इस चित्र में देखने का प्रयास करिए, अच्छे से देखिए। ये क्या है? ये सब निहारिकाएं धूल के हैं। अब इसके अंदर क्या है? कुछ तारे हैं, बाकी क्या है? सब बादल हैं। चारों तरफ क्या है? चारों तरफ बादल है। ठीक है, इसके बाद में हम आपसे बात कर रहे हैं तो निहारिका आकाशगंगा में स्थित धूल और गैस, मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसों के समूह होती हैं। तो निहारिका क्या होती है?
निहारिका आकाश गंगा में स्थित धूल और गैस, मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसों के समूह होती है। तो मुख्यतः किसको कह सकते हैं? मुख्यतः धूल और गैस। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपसे, सामान्य अर्थों में असंख्य तारों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें व्यापक स्तर पर धूल के कण होते हैं। निहारिका क्या होती है? सामान्य अर्थों में असंख्य तारों की ऐसी व्यवस्था होती है, असंख्य तारों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें व्यापक धूल के कण होते हैं, व्यापक स्तर पर गैस और धूल के कण होते हैं। वस्तुतः निहारिकाओं को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार किया जाता है। निहारिकाओं को क्या? निहारिकाओं को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक प्रमुख घटक, यानी अगर हम कहें कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो ब्रह्मांड के निर्माण की संकल्पना में हम निहारिकाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तरीके से आप निहारिका को समझ पा रहे हैं। निहारिका क्या है? कुछ प्रमुख निहारिकाओं के नाम हैं जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसे नोट कर लीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई, या आप ये कह सकते हो बर्नार्ड लूप्स, बुमेरांग, कैट्स आई, क्रैब, ईगल, एस्किमो, एटा कैरेन, होलिक्स आदि इत्यादि ऐसी कुछ निहारिकाओं के नाम हैं जो हमने रखे हैं, पहले से नहीं है। तो इनसे क्या हुआ है? ब्रह्मांड की संकल्पना की उत्पत्ति हुई है और इन्हीं से तारे बने हैं। अब क्या होता है? तारा। अब हम समझेंगे स्टार। तारा क्या है? तो तारा क्या है इसके विषय में जानेंगे। तो हमने पढ़ रखा है बेसिक में कि तारा ऐसे पिंड होते हैं जिनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है। तारे क्या हैं? इनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, वो तारे कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा? स्वयं का प्रकाश होगा और ऊष्मा होगी। क्या होगा? स्वयं का प्रकाश होगा और ऊष्मा होगी। देखो ये क्या है? ये निहारिका है। क्या है? ये निहारिका होगी। क्या होगी? ये निहारिका होगी। और इन निहारिकाओं से क्या बनेंगे? ये निहारिकाएं जब संग्रहित होंगी तो क्या बन जाएगा? एक समूह बनेगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का। और हाइड्रोजन और हीलियम जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? 4H2, यानी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? हीलियम। यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा, और जैसे ही हीलियम में परिवर्तित होगा तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें विस्फोट होगा, ऊष्मा और प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊष्मा और प्रकाश। और ये क्या? निहारिका से क्या बन जाएंगे? तारे बन जाएंगे। इस तरीके से तारों का निर्माण कैसे होगा? निहारिकाओं से होगा। ठीक है। तो इसके साथ में हम लोग देखेंगे, ये आप देखिए, ये क्या है? हाइड्रोजन ने मिलकर क्रिया करी और हीलियम बना, और इस जो पिंड था गैस का वो किसके? एक तारे के रूप में परिवर्तित हो गया। तो क्या है तारा? नोट कर लीजिए। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। देखिए प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था, और क्या हुआ? घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ एकमात्र एकत्रित वजह से मान लीजिए ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ। देखिए ऐसे, इसको समझने इस लाइन को ऐसे समझ सकते हैं कि शुरू में क्या हुआ? एक जगह पर क्या था? विस्फोट हुआ। कुछ पदार्थ यहाँ जाके गया, कुछ पदार्थ यहाँ गिरा, कुछ पदार्थ यहाँ गया, कुछ पदार्थ यहाँ गया। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता होगी। ये धूल के बादल होंगे कि नहीं होंगे? अब क्या होगा? ये निहारिकाएं एकत्रित होकर के क्या बनेंगी? एकत्रित हो जाएंगी गुरुत्वाकर्षण के कारण। आयनित गैसें होंगी, एक साथ इकट्ठा होंगी, और इकट्ठा होने के बाद में क्या बनेंगे? गैस के पिंड बनेंगे, और यही पिंड क्या होंगे? इनमें विस्फोट होगा, और इनमें विस्फोट होगा तो ये बाद में जाकर के तारे बनेंगे। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। आकाशगंगा में एक विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष लाइट ईयर मापी जा सकती है। अब आकाशगंगा छोटी छोटी तो होती नहीं है,
आप देख सकते हो कि जैसा अपना सौर मंडल है, छोटा थोड़ी ना है। अब एक आकाशगंगा में इतने कितने सौर मंडल होते हैं, तो आकाशगंगा जितनी भी होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। तो आकाशगंगाओं का असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगा विस्तार इतना अधिक होता है, इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। अब क्या है, एक आकाशगंगा के निर्माण का प्रारंभ हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल से होता है। जैसा अभी हमने बताया कि एक आकाशगंगा के निर्माण का प्रारंभ हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। जब ये गैस के बादल एकत्रित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। और इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका को गैस के समूह विकसित हुए हैं। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के समूह विकसित हुए हैं। अब क्या हुआ, जब ये निहारिका बढ़ रही है तो इस निहारिका में गैस के समूह यानी हाइड्रोजन भी होगा, कुछ और आयनित गैसें होंगी, वो क्या होंगी, एकत्रित होंगी। इसके बाद में ये समूह क्रमिक रूप से बढ़ते हुए गैसीय पिंडों में परिवर्तित हो गए, जिनसे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अभी पहले धूल के बादल के रूप में फैले हुए थे, फिर धीरे धीरे क्या हुए, एकत्रित हुए। आयनित गैसों का समूह अब गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ करके जब पास आए तो इससे क्या बनेगा, गैस के पिंड बनेंगे, और यही पिंड किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, तारों के रूप में। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। आप समझिए, निहारिकाओं से पहले 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण होता है। धीरे 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 कितना साल लग गया, और आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण होता है। अभी ब्रह्मांड में है ही क्या है, कुछ नहीं, अभी तारे बन रहे हैं, ठीक है। तारों में पाई जाने वाली गैसें, आप देखिए तारों में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तारों में जो गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य गैसें। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य 2.5%। इस तरीके जो गैस होती है तारों में कौन कौन सी, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में तारों का जीवन चक्र, तारों के जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। हम क्या क्या जान गए, हमने जाना आज के लेक्चर में ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड के बाद में जाना हमने आकाशगंगाएं क्या होती हैं। आकाशगंगाओं से हमने ये जाना निहारिकाएं, निहारिकाओं से फिर हमने जाना तारा। तारा बना तो तारा बना है तो तारा चक्र भी होगा, तो तारा चक्र को भी हम जानते हैं कि तारों का जीवन चक्र कैसे होता है। मान लीजिए इसको इस चित्र से समझने का प्रयास करेंगे। तारा, तो तारा क्या है, देखो शुरू में क्या है, मैंने बताया कि गैसों का बादल है, गैसों का बादल है, नेबुला है, गैसों का बादल है यानी नेबुला है। इसमें क्या होगा, दो तरीके से, अगर गैस के बादल छोटे हैं तो छोटे तारे बनेंगे। क्या बनेंगे, छोटे तारे बनेंगे। हाई मास स्टार कब जो होंगे वो क्या बनेंगे, पहले तो छोटे तारे बनेंगे। यदि छोटे तारे बन रहे हैं, जैसे हमारा सूर्य क्या है, मेन जो है स्क्वेंस में है, छोटे तारों में है। जब इनका जीवन चक्र क्या हो जाएगा, इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे रेड जाइंट, लाल दानव। इनको क्या बोलते हैं, लाल दानव। फिर लाल दानव क्या होंगे, इनमें क्या होगा, अपनी ऊर्जा को खत्म कर देंगे, एक विस्फोट होगा, तो ये फिर एक धूल के बादल में बदल जाएंगे, और यही बाद में जन जाएंगे व्हाइट ड्वार्फ। क्या बनेंगे, व्हाइट ड्वार्फ, यानी सफेद बौने तारे, ठीक है। तो ये व्हाइट ड्वार्फ बनेंगे। क्या बनेंगे, व्हाइट ड्वार्फ। इससे एक और आगे जाकर के यही तारा बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ। क्या बनता है, ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। तो ये कौन तारे बनेंगे, जो छोटे तारे होंगे। इसके बाद में यही नेबुला अगर बड़ा तारा बनेगा तो मेन सीक्वेंस में अब ये क्या बनेगा, रेड सुपर जाइंट। क्या बनेगा, रेड सुपर जॉइंट, अगर ईंधन का खत्म होगा तो ये रेड सुपर जॉइंट बनेंगे। रेड मतलब लाल महादानव बनेंगे, और इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। कौन सा विस्फोट होगा, इन्हीं में सुपरनोवा विस्फोट होगा, और इससे हाई मास स्टार बनेंगे, न्यूट्रॉन तारा बनेंगे। वेरी हाई मास स्टार जो बनेंगे वो ब्लैक होल बनेंगे। इसमें कई तरीके से तारे बनते हैं इसमें से। तो ये जीवन इनका चक्र होता है, व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ। इसके बाद में ब्लैक होल। ब्लैक होल कब बनेंगे, जब हाई मास तारा होगा। अब इसकी परिभाषा को जो दिया है कि कौन से तारे, कैसे माना जाए कि कौन से तारे क्या बनेंगे, अद्भुत संकल्पना है। वो हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। वस्तुतः आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का समूह प्रभावित हो जाता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तारों के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन समाप्त हो जाने के कारण तारे का केंद्रीय भाग
संकुचित हो जाता है, किंतु बाहरी भाग में स्थित हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना जारी रहता है। अब आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि हमारे जो मूल के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को कहा था, समझाया था, तो वो मैं समझा रहा हूँ। ये है हमारे मूल के वैज्ञानिक चंद्रशेखर, क्या नाम है इनका, चंद्रशेखर। तो इन्होंने बताया कि जो तारा होता है, हमारे सूर्य के जो तारा है, जो हमारा सूर्य है उस तारे का 1.44 यानी उसका लगभग 1.5 गुना जो तारा होगा, सूर्य के आकार के नहीं, सूर्य के आकार से जो 1.5 गुना लगभग, सूर्य का आकार से 1.5 गुना लगभग जो तारे होंगे, बड़े होंगे, वो तारे बाद में जाकर क्या बनेंगे, उसमें इसे सुपरनोवा विस्फोट होगा और ब्लैक होल में परिवर्तित होंगे। ठीक है, और तो हम देखते हैं इस विषय में, थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो तारे क्या होते हैं, तारों का जीवन चक्र क्या होता है। देखो, तारों वस्तुतः आकाशगंगा के घूर्णन से, यानी घूमने से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का समूह प्रभावित हो जाता है। भाई आकाशगंगा घूम रहा है तो उसका घूर्णन से क्या होगा, उसमें क्या होगा, विद्यमान गैसों का समूह प्रभावित होगा तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो जाता है। उनके नाभिक में संलयन प्रारंभ होगा, और संलयन प्रारंभ होगा तो ऊर्जा खत्म होगी ना, हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन खत्म होगा तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसकी ऊर्जा खत्म होगी। तो तारों के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन समाप्त हो जाने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित हो जाता है, किंतु बाहरी भाग में स्थित हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। इसके बाद में फलस्वरूप तारे धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग, फलस्वरूप तारे जो है ना धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे लाल दानव कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में तारे में स्थित हीलियम गैस कार्बन में परिवर्तित होने लगती है, जिसके स्वरूप तारे में एक तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जो हमारी गैस है हीलियम गैस कार्बन में कन्वर्ट होगी और तीव्र विस्फोट होगा, उल्लेखनीय है कि प्रत्येक तारे का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। जो तारे का द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान को ही, यानी 1.44, यानी तारे के आप ये कह सकते हैं सूर्य के तारे का जो आकार है उसके द्रव्यमान का 1.5 गुना द्रव्यमान जिस तारे में होता है, उसी ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इस सीमा का उल्लेख सबसे पहले विल्हेम एंडरसन और ईसी स्टोनर ने 1930 में किया था। इस सीमा का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, विल्हेम एंडरसन और ईसी स्टोनर ने 1930 में किया था। ठीक है, किंतु भारत के खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में स्वतंत्र रूप से इस सीमा की खोज की और इस सीमा की गणना को और अधिक शुद्ध बनाया। इस कार्य हेतु उन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चंद्रशेखर को किस लिए मिला था, चंद्रशेखर सीमा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसे और स्पष्ट करने के लिए, तो ये है हमारे एस चंद्रशेखर। और यदि किसी तारे का द्रव्यमान, इन्होंने क्या बताया, चंद्रशेखर ने बताया, यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम हो जाता है तो उसे तारे की नाभिकीय ऊर्जा समाप्त हो जाती है और तारा श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार तारे का जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जैसे ये धूल के कण हैं, ठीक है, इससे एक तारा बना तो ये तारे का कोई एज होगी, लाल दानव बनेगा। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक, इसमें एक विस्फोट होगा, एक विस्फोट हुआ, इसमें एक विस्फोट हुआ तो इसके बाद में यहाँ पर क्या बना, एक श्वेत दानव। ठीक है, श्वेत तारा बना, व्हाइट ड्रॉप बना, और ये व्हाइट ड्रॉप को ही क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें। तो इस तरीके से आप ये नोट कर लीजिए, यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाता है तो तारे के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक से मुक्त हो जाते हैं एवं तारे में केवल न्यूट्रॉन शेष रह जाते हैं। तारे की इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ठीक है, तो तारा जो होता है वो तारा इस तरीके से आपका जब महाविस्फोट होता है तो तारे के अंदर क्या रह जाता है, सारी ऊर्जा क्या कर देता है, मुक्त कर देता है,
और इसके अंदर केवल न्यूट्रॉन बचते हैं, तो इस वजह से इसे विस्फोट के कारण न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और याद रखना, इसके जो सुपरनोवा विस्फोट होता है इसके बाद में न्यूट्रॉन तारा बनने की संभावना और पल्सर तारा बनने की संभावना और क्वेसर तारा, 3 प्रकार के तारे की संभावना होती है। और चौथा जो बनता है उसे कहते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। इस तरीके से तारों का जीवन चक्र होता है। तारों को जीवन के चक्र को समझ लीजिए। इसके बाद में उल्लेखनीय है कि न्यूट्रॉन तारा भी क्रमिक रूप से सिकुड़ता रहता है और अंततः इसका द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु पर संक्रेदित हो जाता है। इस प्रकार के तारे को कृषक कक्षित अथवा ब्लैक होल कहते हैं। ये जो न्यूट्रॉन तारा ही होता है, इसका जब द्रव्यमान कम हो जाता है तो क्या होता है, इसका जब प्रकाश हट जाता है, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक काम करने लगता है और ये जो है अपने जितने भी अवयव उनको अपनी ओर घसीटने लगता है केंद्र की ओर, और वो क्या होता है, संकुचित होता रहता है। और संकुचित होने के बाद में इतना दृढ़ हो जाता है कि इससे प्रकाश भी अंदर नहीं जा सकता है और कोई भी चीज़ जो जाती है वो वापस नहीं आएगी। इस प्रकार ये ब्लैक होल बनता है। इस ब्लैक होल से प्रकाश का पलायन होना पाना संभव नहीं होता है, इसलिए देखा नहीं जा सकता। उल्लेखनीय कि तारे की इस ब्लैक होल अवस्था का प्रतिपादन जॉन व्हीलर नामक खगोलशास्त्री द्वारा किया गया था। अब इसके बाद में आप सीरियस तारा के विषय में जानिए। एक तारा है जिसका नाम है सीरियस तारा। सबसे अधिक चमकने वाला तापमान वाला तारा कौन सा है? सीरियस तारा। सीरियस एक नहीं बल्कि 2 तारों का समूह है। तो याद रखना, सूर्य से भी एक खतरनाक सीरियस तारा, जो सीरियस तारा है वो सूर्य से भी ज़्यादा चमकने वाला तारा है। सीरियस एक नहीं बल्कि 2 तारों का समूह है, सीरियस ए और सीरियस बी। पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य से 25 गुना, सूर्य से कितना है? 25 गुना, आकार में 71% बड़ा और द्रव्यमान दुगना है। तो कौन सा? सीरियस तारा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या जाना? ब्रह्मांड को जाना। ठीक है, इस प्रकार अगर हम देखेंगे आज का लेक्चर जो हमारा कंप्लीट होता है, हमने आपसे वादा किया था शुरू में, तो आज के लेक्चर में हमने किसे कवर किया? ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होती है, सौरमंडल क्या है, पृथ्वी क्या है। अभी हम पृथ्वी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सौरमंडल की चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 1 में जो हमने फाउंडेशन बैच में 3 टॉपिक कवर किया है, ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल। सौरमंडल के विषय में थोड़ी चर्चा की है। इसकी विस्तृत जानकारी अभी सेकेंड लेक्चर में हम करेंगे। और सेकेंड लेक्चर को देखने के लिए इसमें कमेंट करिए। आप इसमें मुझे इस बात के लिए सलाह दीजिए कि आपका ये वीडियो पसंद आया, आपकी जानकारी में थोड़ा सा, इसे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जानकारी बढ़ी कुछ। आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, कई किताबों को पढ़ने के बाद में जो मैंने डाटा यहाँ देने का प्रयास किया है, जो जानकारी आप देने का प्रयास किया है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर हम बात परीक्षाओं की करें तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी स्टेट में हो तो उस स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देते हो, पीएससी या आप यूपीएससी देते हो, एनडीए देती हो, सीडीएस देते हो, या आप प्रदेश का आप ये कह सकते हो, अगर आप यूपी में हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, इन सब काम में, जैसे उत्तर प्रदेश में पेपर होता है यूपी टेट, सी टेट, या आप ये कह सकते हो पेट का पेपर, इन सब में ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे आप पढ़ लीजिए, इसका डाटा नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।